बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड आइलैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेथ और हैरी को दिखाया जाता है, जो कि एक यंग कपल है और ये दोनों एक बोट से 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड पर आए हैं, जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। जो आदमी ने बोट से छोड़ने के लिए आया है वो इन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि अगर 10 दिन से पहले तुम वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे इस पर कॉल करना। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद इनकी आंख लग जाती है। हैरी जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के किसी के निशान है। वो बेथ को उठाता है। ये दोनों देखकर हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और अब ये उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जो जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। पर अंदर जाने के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान होते हैं, पर जब इन्हें किसी बात का कोई क्लू नहीं मिलता तो ये इस बात को अवॉइड करके एक बार फिर से आइलैंड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। रात को ये बॉन फायर करना चाहते हैं, जिसके लिए हैरी अंदर लकड़ियां लेने के लिए जाता है, जहां पर उसे कुछ हड्डियां भी मिलती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान की हड्डियां हैं या जानवर की। और तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर बेथ के पास आ जाता है। उसके पास हड्डियां भी होती है। वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये हड्डियां इंसान की है या जानवर की, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों के पास ही इस बात का कोई जवाब नहीं है। अब रात हो जाती है। ये अपने कैंप के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद इन्हें अजीब सी आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही होती है। हैरी देखता है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि जंगल के अंदर जो पेड़ हैं उन पत्तों की ये आवाज है। इसीलिए रिलैक्स होकर ये सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आधी रात में एक बार फिर से इन्हें वैसी आवाज आती है, पर अब ये समझ चुके हैं कि हवा के तेज होने की वजह से पत्तों से ये आवाज आ रही है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हैरी पानी में नहा रहा होता है। तभी उसे बेथ आवाज लगाती है और बाहर बुलाती है। बेथ कहती है कि देखो, किसी ने मेरे कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा भी कोई इस आइलैंड पर है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए बाहर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हैरी पानी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। उसका पैर स्टार फिश के ऊपर पड़ने वाला होता है कि हैरी देख लेता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि अगर स्टार फिश के ऊपर उसका पैर पड़ जाता तो वो हैरी को डंक मार देती, जिससे आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती। अब हैरी पानी से बाहर आ जाता है और तभी इन्हें जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक केबिन दिखता है जो लॉक्ड होता है। हैरी उसे खोलता है और अंदर जाता है। बेथ भी उसके साथ जाती है, पर जल्दी बेथ वहां से बाहर निकल जाती है। हैरी और अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक बेड है, यानी कि कभी कोई इसके अंदर रहा करता था। हैरी देखता है कि वहां पर दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने होते हैं, जिसमें एक लड़की भाले से किसी को मार रही होती है। तभी बाहर से बेथ की आवाज आती है। हैरी बाहर जाता वो देखता है कि वहां पर किसी की कब्र है, यानी कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और किसने इसको यहाँ पर दफनाया। ये वापस अपने कैंप में आ जाते हैं और अब बेथ अपने वीडियोस को देखना शुरू कर देती है जो उसने अपने और हैरी के यहाँ इस आइलैंड पर रिकॉर्ड किए थे। तो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और तभी वो देखती है कि जब ये दोनों के दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो इन्हीं के कैमरे से किसी ने इन्हें रिकॉर्ड किया। ये देखकर वो डर जाती है और हैरी से कहती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हैरी उसे समझाता और कहता है कि शायद यहाँ पर कोई बच्चा या कोई दूसरा आदमी आया होगा जिसने हमारे साथ ये प्रैंक किया है। इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। और अब उसका मूड ठीक करने के लिए वो आदिवासियों की तरह उसके चेहरे पर कुछ लगाता है। ये दोनों के दोनों एंजॉय करते हैं और भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें केबिन और वही कब्र दिखती है जो कि कोरल की है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि एक दिन पहले ये जंगल के किसी और हिस्से में थी और आज ये केबिन और कब्र किसी और हिस्से में है। और इन दोनों को ये बात समझ में नहीं आती। तभी इन्हें बाहर समंदर से कोई आवाज आती है। ये बाहर आकर देखते हैं कि वहां पर दो आदमी गोलियां चलाकर, यानी कि गन से मछलियों को पकड़ रहे हैं। ये उन दोनों को अवॉइड करते हैं और अब हैरी को और बेथ को पूरा यकीन हो चुका है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई है जो इनसे प्रैंक कर रहा है।
रात को ये अपने कैंप के अंदर सो जाते हैं और एक बार फिर से जंगल के अंदर से इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हैरी वहां पर अकेला जाना चाहता है, लेकिन बेथ को डर लग रहा होता है, इसीलिए बेथ भी उसके साथ जाती है। आवाज का पीछा करते करते ये केबिन तक पहुंच जाते हैं। जब ये केबिन के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन इस बार इन्हें वहां पर एक बुक मिलती है जो खुली होती है। ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई इसे अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था। बेथ बाहर देखती है जहां पर कोरल की कब्र को अब किसी ने ठीक कर दिया था। वो पहले से बेहतर हालत में होती है। इन दोनों को लगता है कि सुबह जो दो लोग मछलियां पकड़ रहे थे ये केबिन उन्हीं का है और उन्होंने यहाँ पर कोरल की कब्र को ठीक किया है। वे दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन बेथ बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि कोई सोने के बाद इनके ऊपर नजर रखता है, इसीलिए हैरी से कहती है कि आज हम दोनों बाहर ही सोएंगे। ये दोनों के दोनों बाहर सो जाते हैं और सुबह जब बेथ उठती है तो देखती है कि किसी ने जेलीफिश को बहुत बुरी तरह से मारकर वहां पर लटका रखा है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हैरी से कहती है कि अब मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। हालांकि 10 दिन के बाद जो आदमी ने छोड़ने आया था वो अपने आप ही आएगा, लेकिन अब इनके पास सैटेलाइट से उसे कॉल करके बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि कोई न कोई है जो इन्हें परेशान कर रहा है। हैरी सैटेलाइट फोन अपने सामान में ढूंढता है, लेकिन उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि एक दिन पहले जो दो लोग समंदर में गन से मछलियां पकड़ रहे थे उन्होंने इनके सैटेलाइट फोन को चुराया है। उनकी बोट अब भी समंदर में है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों अब भी इसी आइलैंड पर है। हैरी कुछ दूर जाकर देखता है कि वो दोनों यहीं पर रुके हुए हैं। उसके साथ बेथ भी होती है। हैरी उनसे मदद मांगता है, लेकिन इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती, जिसके बाद इन दोनों में से एक बेथ के साथ बदतमीजी करता है, जिस वजह से हैरी और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है और बेथ बीच बचाव करके हैरी को यहाँ से ले जाती है। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि सैटेलाइट फोन इन दोनों ने ही चुराया है, और जब वो दोनों के दोनों समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो हैरी उनका सामान चेक करता है, जहां पर उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। इसके बाद वो बेथ से कहता है कि मैं इन दोनों की बोट पर जाता हूँ, जहां पर मैं रेडियो से मदद मंगवा सकता हूँ। हैरी उनकी बोट पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी वो दोनों बोट पर आ जाते हैं और हैरी को मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही आइलैंड में आने के बाद वो बेथ को बंदी बना लेते हैं। अब जब हैरी की रात को नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने बेथ है जिसे बांधा हुआ है। वो खुद भी बंधा हुआ है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। और अब ये दोनों के दोनों बेथ के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कुछ करते जंगल के अंदर से वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि अंदर से कोई इन्हें देख रहा है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और ठीक इसी वक्त हैरी अपने हाथ खोलकर बेथ को भी आजाद कर देता है और तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि उन दोनों में से एक आदमी जख्मी है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे अपनी बोट पर बिठाकर इस जगह से निकल जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था, किसने गोलियां चलाई थी और ये दोनों क्यों भाग गए। और कहीं न कहीं बेथ बहुत संतुष्ट भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक जो कुछ यहाँ पर हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बेथ उठकर देखती है कि वहां पर उन दोनों में से एक के खून के निशान है। वो उन निशानों का पीछा करके उस केबिन तक पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर बुक होती है। वो उस बुक को पढ़ती है और अब हैरी भी वहां पर आ जाता है। बेथ हैरी को बताती है कि ये बुक जिन नाम के एक आदमी ने लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ पर एक बार कोरल नाम की एक लड़की आई थी जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो यहीं आइलैंड पर रुके कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसके साथ गलत काम किया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई और तभी से उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। बेथ बताती है कि ये बुक जिन ने लिखी थी और ये केबिन भी उसी का है। उसने जो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था उसने इस बुक में लिख दिया है। हैरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है। बेथ यहाँ पर कोरल की कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हैरी म्यूजिक सुन रहा है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक साया आता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। रात को बेथ हैरी से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ सच है। हैरी कहता है कि अगर किताब में बातें लिखी हैं कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को वो आत्मा मार देती है, तो अब तक हम जिंदा क्यों हैं? इस बात का बेथ के पास कोई जवाब नहीं होता और बेथ अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी है। रात को इन दोनों को एक बार फिर से एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है,
लेकिन इन्हें आसपास कोई नहीं दिखता। अगली सुबह बेथ कहती कि हमें यहाँ से जाना होगा। इन दोनों को यहाँ पर 7 दिन बीत चुके हैं और अब हैरी उसकी बात मान जाता है। देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है, इसीलिए बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जलाना चाहते हैं ताकि अगर कोई प्लेन गुजरे तो उसे सिग्नल मिल जाए कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें सैटेलाइट फोन की रिंग होने की आवाज आती है। हैरी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है। जहां वो केबिन के पास पहुंच जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि केबिन के अंदर ही सैटेलाइट फोन है। वो केबिन के अंदर जाता है और फोन को उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में है। ये सुनकर हैरी डर जाता है और फोन को नीचे फेंक देता है और एक बार फिर से फोन रिंग होता है, जिससे हैरी और भी ज्यादा डर जाता है। और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कोरल है। यानी कि किताब में जो बातें लिखी थी वो पूरी तरह से सच है। कोरल हैरी को मार देती है, लेकिन इस बारे में बेथ को कुछ नहीं पता। अब भी वो उसका इंतजार कर रही होती है। और जब अंधेरा होने तक हैरी वापस नहीं लौटता तो खुद जंगल के अंदर जाती है। वो कोरल की ग्रेव के पास पहुंचती है, जहां पर ऊपर से रेड रंग का कुछ लिक्विड टपक रहा होता है। जब ऊपर देखती है तो वहां पर हैरी को किसी ने मारकर लटका दिया होता है। जिस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि कोरल की ग्रेव के ऊपर खून का एक कतरा भी नहीं है, ना ही वहां पर हैरी की बॉडी है। वो भागकर बाहर आ जाती है। अब वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो लकड़ियां जलाने की कोशिश करती है ताकि आग के सिग्नल से कोई उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी वो देखती है कि वहां पर किसी की ग्रेव है। वो समझ जाती है कि हो ना हो ये हैरी की ग्रेव है। उसके पास एक और गड्ढा खुदा हुआ होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसी के लिए है। तभी वो दूर एक साये को देखती है जो पानी के ऊपर खड़ा होता है। वह तो उसकी तरफ भागती है और ठीक उसी वक्त उसका पैर स्टारफिश के ऊपर पड़ जाता है, जो उसे डंक मार लेती है, जो कि बहुत ही जहरीला है, जिसका मतलब ये है कि आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दूर जो साया होता है वो कोरल का होता है, जो उसे देख रहा होता है। और अब बेथ को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो सभी पल याद आते हैं जो हैरी के साथ उसने इस आइलैंड पर बिताए थे। जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 10 दिन बीत जाते हैं और वो आदमी जो इन्हें इस आइलैंड पर छोड़ने आया था वो इन्हें लेने के लिए आता। वो देखता है कि इनका सामान तो यहाँ पर है, लेकिन हैरी और बेथ कहीं नहीं है। इसीलिए जंगल के अंदर वो इन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो केबिन तक पहुंच जाता है, जहां केबिन के अंदर उसे वही बुक मिलती है जिसमें कोरल के बारे में लिखा है। और ठीक उसी पल हमें उसके पीछे एक साये को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि बेथ होती है, जिसका मतलब ये है कि कोरल की तरह बेथ भी अब इस आइलैंड पर लोगों को मारेगी। हमें दिखाया जाता है कि कोरल और बेथ की कब्र आमने सामने है, मानो इन दोनों ने अपनी एक टीम बना ली हो जो यहाँ पर आने वाले लोगों को अब मारा करेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।